जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 7th की ज्योग्राफी की चैप्टर 4 एयर के बारे में, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था। एक बार बहुत बेसिक तौर पर रिवाइज करें तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली लेयर और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर भी है। ऑन एन एवरेज ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है 13 किलोमीटर तक, और ट्रोपोस्फेयर को वेदर लेयर भी बुलाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसकी ऑन एन एवरेज हाइट होती है 50 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फेयर में ना तो क्लाउड्स होते और ना ही कोई वेदर फिनोमेना होता, और इसीलिए प्लेन्स वगैरह को उड़ाने के लिए आइडियल लेयर है। इनफैक्ट स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मिलती है जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर की ऑन एन एवरेज हाइट होती है 80 किलोमीटर तक। और ये जो मीजोस्फेयर है इसमें मीटेओराइट्स बर्न होने की शुरुआत हो जाती है, बर्न हो जाते हैं। मीजोस्फेयर के ऊपर आती है थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर की ऑन एन एवरेज हाइट होती है 80 to 400 किलोमीटर तक। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। थर्मोस्फेयर में आयंस मिलते हैं, आयनोस्फेयर नाम की एक लेयर मिलती है, और थर्मोस्फेयर बेहद इंपॉर्टेंट है रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन के लिए। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की उसका नाम है एक्सोस्फेयर। ये सारी बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में की थी। आज हम शुरू करेंगे अपनी बातचीत वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंस के साथ में। वेदर क्या होता है? वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो डे टू डे बेसिस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज देखने को मिलता है, या आवर टू आवर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज देखने को मिलता है, उसे बुलाया जाता है वेदर। फॉर एग्जाम्पल, इस घंटे में तेज हवा चल रही है, अगले घंटे में हवा ठंडी चलने लग गई, अभी एकदम मौसम साफ है, हो सकता है 2 घंटे बाद बारिश होने की शुरुआत हो जाए। ये जो डे टू डे बेसिस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज देखने को मिलता है, इसे अपन बोलते हैं वेदर। द वेदर कैन ड्रामेटिकली चेंज फ्रॉम डे टू डे। क्लाइमेट क्या होता है? However, the average weather conditions of a place for a longer period of time represents the climate of a place. क्लाइमेट क्या होता है? बड़ा सिंपल, पिछले 30-35 साल से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 30-35 साल से किसी जगह की एवरेज वेदर कंडीशंस क्या रही हैं, उसे अपन बोलते हैं क्लाइमेट। डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वेदर डे टू डे बेसिस पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज देखने को मिलता है उसे अपन बोलते हैं वेदर, और क्लाइमेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 30-35 साल से ऑन एन एवरेज किसी भी जगह की वेदर कंडीशंस क्या रही हैं, उसे अपन बोलते हैं क्लाइमेट। बड़ा सिंपल। डू यू नो की बात कर लेते हैं। डू यू नो में लिखा गया है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 2 billion पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी। सन एनर्जी के 2 बिलियन पार्ट्स में से सिर्फ 1 पार्ट अर्थ रिसीव करती है, और उस 1 पार्ट में पूरी दुनिया चल रही है। सोचो, अगर पूरी की पूरी 2 बिलियन पार्ट ऑफ द सन एनर्जी अर्थ के ऊपर आ जाती तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी अर्थ के ऊपर। बहुत सिंपल सी बातचीत। वेदर क्या होता है? डे टू डे बेसिस पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज देखने को मिलता है उसे अपन बोलते हैं वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है? पिछले 30-35 साल से ऑन एन एवरेज किसी भी जगह की एवरेज वेदर कंडीशंस क्या रही हैं, उसे अपन बोलते हैं क्लाइमेट। अच्छा, वेदर और क्लाइमेट इनके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, जैसे एयर प्रेशर है, उस सब के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। ये जो हम फील करते हैं, कभी गर्मी कभी ठंडक, ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर है, इसी को बुलाया जाता है टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर वेरी करता है, और टेम्परेचर वेरी सिर्फ दिन और रात में नहीं करता कि दिन में ज़्यादा गर्मी है रात में ठंडक है, सीजन्स में भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो डे और नाइट में तो है ही, साथ ही साथ सीजन्स में भी देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है इसका वेरिएशन ओवर द अर्थ सरफेस भी देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ सरफेस भी डिफरेंट है। जैसे इक्वेटर्स पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी रहती है। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है डिक्रीज हो रहा है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ इंसोलेशन। और इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ये जो सोलर एनर्जी आ रही है, अर्थ के किस हिस्से ने कितनी सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट करी, रिसीव करी,
उसको बुलाया जाता है इंसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ये डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं अपन कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और अपने को पता है कि सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती हैं। तो ज़्यादा सोलर एनर्जी किस एरिया में रहेगी? इस एरिया में रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। और इसीलिए इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे अपन इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते जाते हैं, अपन ये देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। होपफुली बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, टेम्परेचर अपने को समझ में आ गया, और यही रीज़न है कि जो पोल्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो देखने को मिलती है, आइस देखने को मिलती है। जब टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो वो हार्मफुल होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होता है, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा वार्म क्लाइमेट में हो ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो शहरों में, सिटी जो होती है उसमें टेम्परेचर जो है वो हायर होता है देन दी विलेजेस। क्यों? क्योंकि शहरों में बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, और ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो रोड्स हैं, ये दिन भर सोलर एनर्जी को इंटरसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, और फिर रात में इस हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं, रेडिएट करते हैं, और उसी की वजह से शहरों में जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। गाँव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कम देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ अपनी रह गई, डायग्राम बड़ा खूबसूरत दे रखा है। देखो, अगर टेम्परेचर को नापना है तो किससे नापते हैं? डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, सबको पता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको अपन बोलते हैं बैरोमीटर। होपफुली ये भी सबको पता होगा। रेनफॉल के अमाउंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं रेन गॉज। और विंड के डायरेक्शन को देखने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं विंड वेन। टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, रेनफॉल के लिए रेन गॉज, और विंड के डायरेक्शन के लिए विंड वेन। पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक पन्ना लो और लिख लो, कहीं तो काम आ ही जाएगा। एक डू यू नो और देख लेते हैं। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? डिग्री सेल्सियस। ये अपने को पता ही है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेल्सियस है। और ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको इन्वेंट किसने किया था? उनका नाम था एंड्रेस सेल्सियस। क्या नाम था? एंड्रेस सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने की शुरुआत हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है टेम्परेचर की? डिग्री सेल्सियस। किसने इन्वेंट की? एंड्रेस सेल्सियस ने। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। टेम्परेचर की बातचीत समझ में आ गई होगी। फिर बात की गई है एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर क्या होता है? देखो, जो भी एयर हमें सराउंड कर रही है वो हमारे बॉडीज़ के ऊपर एक प्रेशर लगाती है, लेकिन वो प्रेशर हमें फील नहीं होता। वो प्रेशर हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर लगा रही है अंदर से। एयर हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगा रही है, लेकिन वो प्रेशर हमको फील नहीं होता। वो फील क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करती है। एयर प्रेशर होता क्या है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो एयर का वेट अर्थ के सरफेस पे प्रेशर लगाता है उसी को अपन बोलते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रेशर है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एज वी गो अप इन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो सबसे हाईएस्ट होता है अर्थ के सरफेस के पास में, वो सबसे हाईएस्ट होता है सी लेवल के पास में। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ये एयर प्रेशर डिक्रीज होने की शुरुआत हो जाती है।
अच्छा, एक तो अपन वर्टिकल एयर प्रेशर का लगना देख रहे हैं कि वर्टिकली अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर लगता है सी लेवल पे। कहाँ लगता है? सी लेवल पे। बड़ी सिंपल सी बातचीत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेट ऑफ द एयर है ग्रेविटी की वजह से वो कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ होगी एयर? वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर सी लेवल पर देखने को मिलता है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे अपने को ये देखने को मिलता है कि एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये वर्टिकली बात कर रहे हैं अपन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर भी देखने को मिलता है। मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लास 9th में क्लाइमेट का एक चैप्टर आता है, 11th 12th में क्लाइमेट की बातचीत होती है। क्लाइमेटोलॉजी को ढंग से समझने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेहद ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, कहीं लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ये जो हाई प्रेशर, ये जो लो प्रेशर है, ये क्यों बनते हैं? ये बनते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंसेस। देखो होता क्या है, बड़े अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हमने एक रूल पढ़ लिया है ऑलरेडी कि हॉट एयर राइजेज अप। हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। अब मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है और इस जगह पे रिलेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा है किसी भी कारण की वजह से। मान लेते हैं कि यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हवा गर्म होगी, और अगर हवा गर्म होगी तो ये ऊपर की तरफ उठने की शुरुआत करेगी, ऊपर की तरफ उठने की शुरुआत करेगी। और जैसे जैसे हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती है तो जहाँ से ये हॉट एयर उठ रही है ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट पे क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पे एयर नीचे की तरफ आ रही है, सिंक कर रही है, तो वहां पे जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर को अपन बोलेंगे हाई प्रेशर। क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे हाई प्रेशर। और एक दूसरा रूल याद रख लो कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इससे पिछले वाले सेशन में जब हमने बात की थी तो हमने ये बात की थी कि जैसे ही हॉट एयर ऊपर की तरफ उठने की शुरुआत करती है तो यहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये वैक्यूम रहता नहीं है, बिकॉज आसपास की जो कोल्ड एयर है वो इसको ऑक्यूपाई करने की शुरुआत कर देती है। और वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जैसे ही हॉट एयर ऊपर उठने की शुरुआत करेगी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर। कहीं दूसरी जगह पे कोई एयर सिंक भी तो कर रही होगी, नीचे की तरफ भी तो आ रही होगी क्योंकि वो कोल्ड है, और जहाँ पे एयर सिंक करती है वहाँ पे क्रिएट होता है हाई प्रेशर। अब क्योंकि ये जो हाई प्रेशर वाली जगह है यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो ये जो कोल्ड एयर है ये इधर मूव करना शुरू करेगी और हॉट एयर जहाँ से राइज हुई है, जहाँ पे वैक्यूम जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसको ऑक्यूपाई करने की शुरुआत कर देगी। और वही आगे लिखा हुआ है, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर गर्म होती है और गर्म एयर ऊपर की तरफ उठने की शुरुआत कर देती है, एंड दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। और जहाँ से एयर ऊपर उठ रही है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। लो प्रेशर जो है वो क्लाउडी स्काइज से और वेट वेदर से एसोसिएटेड है। देखो ये जो गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है ये अपने साथ में मॉइस्चर लेके जाएगी। मॉइस्चर मतलब एक तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स। और जैसे जैसे ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर मूव कर रही है तो धीरे धीरे ठंडी होने लग जाएगी, और ऊपर जब ये ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पे क्लाउडी स्काई देखने को मिलेगी, यहाँ पे वेट वेदर देखने को मिलेगा। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे एयर होती है कोल्ड, वहाँ पे एयर कैसी होती है? ठंडी। और ठंडी एयर जो होती है वो सिंक करती है क्योंकि वो भारी होती है। पिछले ही क्लास में अपन ने पढ़ा है, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहाँ पे एयर होगी कोल्ड, और कोल्ड एयर नीचे की तरफ मूव करती है, सिंक करती है, और जहाँ पे एयर सिंक कर रही होती है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर। एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज। ये दो रूल्स दिमाग में सेट कर लो कि हॉट एयर राइजेज अप, कोल्ड एयर सिंक्स डाउन, और दूसरा एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर 2-4 बार शांति से सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डू यू नो देख लेते हैं, मून के ऊपर ना एयर होती, और एयर नहीं है तो कोई एयर प्रेशर भी नहीं होता, और इसीलिए जब मून के ऊपर कोई एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वो स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनते हैं, ऐसे सूट्स जिनमें कि एयर भरी हुई होती है। बिकॉज अगर वो स्पेस सूट्स को ना पहने तो बॉडी का जो काउंटर प्रेशर है,
अब बाहर से तो कोई प्रेशर लग नहीं रहा है, क्योंकि बाहर तो मून पे कोई एयर है नहीं, कोई एयर प्रेशर है नहीं, लेकिन बॉडी का काउंटर प्रेशर तो लगेगा, और बाहर कोई प्रेशर नहीं है, बॉडी अंदर से काउंटर प्रेशर लगा रही है, तो इवेंचुअली क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बस्ट हो जाएंगी, वो फट जाएंगी। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो पहन के जाते हैं एक स्पेस सूट जिसमें कि हवा भरी रहती है। अच्छा, एयर प्रेशर समझ में आ गया, अपने को ये समझ में आ गया कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। ये जो फ्लो है एयर का, इसी को अपन बुलाते हैं विंड। विंड को पढ़ लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। विंड बेसिकली क्या है, ये जो हवा चल रही है, और हवा क्यों चल रही है, हवा चल रही है क्योंकि एक जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, दूसरी जगह पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, और ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कनेक्ट है वो कुछ ऐसा है कि हमेशा एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। क्यों मूव करती है वो इस डायग्राम से अपने को समझ में आ रहा है, और बड़ा सिंपल है। विंड से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं नहीं, सिंपल है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जो एयर मूव कर रही है उसको अपन विंड बोलते हैं। कभी विंड जो है वो बहुत स्मूथ हो सकती है, बहुत आराम से चल रही होती है, प्लेजेंट लग रही होती है, कभी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, और जब स्ट्रांग होती है तो हमें समस्याएं होती हैं। तो विंड से रिलेटेड ज़्यादा कोई चीज़ें हैं नहीं। डू यू नो देख लेते हैं, विंड का जब नाम दिया जाता है, विंड को जब नेम किया जाता है, तो विंड को नेम किया जाता है आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जिस डायरेक्शन से विंड चल रही होती है उस डायरेक्शन के नाम पे विंड का नाम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। कोई विंड अगर ईस्ट की तरफ से फ्लो कर रही है वेस्ट की तरफ, तो इसको बुलाया जाएगा ईस्टर्ली। क्या बुलाया जाएगा, ईस्टर्ली, क्योंकि विंड जिस डायरेक्शन से फ्लो कर रही होती है उस डायरेक्शन के हिसाब से नाम दिया जाता है। अगर कोई विंड ऐसी है जो कि वेस्ट से फ्लो कर रही है तो उसको नाम दिया जाएगा वेस्टर्ली। इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, हम पढ़ते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या पढ़ते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। ये साउथ वेस्ट क्यों बुलाया जाता है इन मॉनसून को, क्योंकि जो विंड फ्लो कर रही होती है वो इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही होती है, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में से फ्लो कर रही होती है, और विंड का नाम रखा जाता है आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। ये भी ध्यान रखो कि विंड जहां से फ्लो करती है, जिस डायरेक्शन से फ्लो कर रही होती है, उस डायरेक्शन के नाम के ऊपर विंड का नाम रखा जाता है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, विंड के 3 टाइप्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स कौन से हैं, एक होती है परमानेंट विंड्स। जैसे परमानेंट विंड्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, ट्रेड विंड्स, दूसरी वेस्टर्लीज, तीसरी ईस्टर्लीज। परमानेंट विंड्स का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि ऐसी विंड्स जो कि पूरे साल कॉन्स्टेंटली फ्लो करती हैं, ऐसी विंड्स जो पूरे साल बहती रहती हैं, उनको बुलाया जाता है परमानेंट विंड्स। और परमानेंट विंड्स के एग्जांपल्स हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। फिर दूसरी होती है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स मतलब जो डिफरेंट सीजन्स में फ्लो करती हैं, जैसे मॉनसून विंड्स जो आती हैं, जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे थे, साउथ वेस्ट मॉनसून। ये मॉनसून के टाइम के दौरान ही आती हैं, बाकी साल के हिस्से में नहीं आती हैं। और तीसरी होती हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जो होती हैं वो किसी पर्टिकुलर पीरियड में और किसी पर्टिकुलर हिस्से में ही फ्लो कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। ये जो लैंड ब्रीज है, ये जो सी ब्रीज है, ये सिर्फ कोस्टल एरियाज के आसपास ही फ्लो करेगी, पूरे कॉन्टिनेंटल एरिया में फ्लो नहीं करेगी। जैसे इंडिया के ये जो नदर्न इंडिया है वहाँ पे फ्लो नहीं करेगी, लेकिन कोस्टल एरिया के आसपास फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है उसको थोड़ा लाइटली अपन समझ लेंगे, थोड़ी देर रुको। 3 टाइप्स हैं विंड्स के। परमानेंट विंड्स, ऐसी विंड्स जो पूरे साल बहती हैं, उसका एग्जाम्पल है ट्रेड विंड, उसका एग्जाम्पल है वेस्टर्ली, उसका एग्जाम्पल है ईस्टर्ली। यहाँ डायग्राम में देखोगे तो लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स, फिर इधर लिखा हुआ है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ऊपर वेस्टर्लीज, इधर देखोगे वेस्टर्लीज, सबसे ऊपर ईस्टर्लीज, नीचे देखोगे ईस्टर्लीज। ये वो विंड्स हैं जो कि परमानेंट विंड्स हैं, जो कि पूरे साल फ्लो करती हैं। दूसरी होती है सीजनल विंड्स, मतलब जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लो करती हैं। जैसे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लो करती हैं। लोकल विंड्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और किसी पर्टिकुलर छोटे एरिया में ही फ्लो करती हैं। उसका एग्जाम्पल है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अच्छा, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का सिस्टम क्या है। देखो, ये मान लेते हैं ये अपना सदर्न इंडिया है। क्या है, सदर्न इंडिया है। जैसे अपन ने 2 रूल्स याद किए हैं कि हॉट एयर राइजेज अप, फिर दूसरा अपन ने पढ़ा कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। वैसे ही एक तीसरा रूल भी याद रख लो कि लैंड जो है वो पानी के कंपैरिजन में गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है।
लैंड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। अब देखो, ये लैंड है, इधर पूरा ओशन है जो कि वाटर है। लैंड पानी के कंपैरिजन में गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। अपन कंसिडर कर लेते हैं डे टाइम। डे टाइम में सूरज की रोशनी आ रही है, सन की एनर्जी आ रही है, तो पानी और लैंड में जल्दी गर्म कौन होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, लैंड जल्दी गर्म होगी, बिकॉज लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली इन कंपैरिजन टू वाटर। तो दिन में लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो गई, और जो सरफेस जल्दी गर्म हो जाएगा वहाँ की जो हवा है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी, और गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठने की शुरुआत कर देती है, और जहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठती है वहाँ पे बनता है क्या? लो प्रेशर। वहाँ पे क्या बनता है? लो प्रेशर। मतलब लैंड गर्म हो गई है दिन में और लो प्रेशर बन गया लैंड के ऊपर। इसके बगल में पानी है जो कि लैंड के कंपैरिजन में ठंडा है, और जहाँ पे ठंडा होता है वहाँ की एयर भी ठंडी, और जहाँ पे एयर ठंडी है वहाँ पे बनता है हाई प्रेशर, और हवा हमेशा फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मतलब ये जो विंड है ये सी के ऊपर जो हाई प्रेशर है वहाँ से फ्लो कर रही है लैंड के ऊपर लो प्रेशर के ऊपर। और अभी हमने बात करी कि विंड का नाम हमेशा रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम विच इट इज फ्लोइंग, और ये जो विंड है ये कहाँ से फ्लो कर रही है? ये फ्लो कर रही है सी से, इसीलिए इसको अपन क्या बुला देते हैं? सी ब्रीज बुला देते हैं। क्या बुला देते हैं? सी ब्रीज। ऐसे ही अगर नाइट में देखोगे सेम यही चीज, तो नाइट में क्या हो रहा है? नाइट में लैंड जो है वो हीटअप भी जल्दी होती है लेकिन ठंडी भी जल्दी हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो रात में ये जो लैंड है ये ठंडी हो गई है, पानी अभी तक गर्म है, और जहाँ पे गर्म है वहाँ पे हॉट एयर राइजेस अप, वहाँ पे बनता है लो प्रेशर, और क्योंकि लैंड कंपैरेटिवली ठंडी है तो वहाँ पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। लेकिन इस बार हवा कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रही है? लैंड से वाटर की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब इसको अपन बुलाएंगे लैंड ब्रीज। होपफुली ये समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, 7th के हिसाब से आइडियल है भी नहीं इसको समझना, बट क्योंकि अपन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बेस यहीं पर रख दिया है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो थोड़ा और क्लासेस में आगे बढ़ो, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश भी नहीं की है, बहुत शॉर्ट में निपटाया। जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया थोड़ा सब्र रखो, जैसे जैसे अपन क्लासेस में आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, ये जो डायग्राम दे रखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पूरी अर्थ के ऊपर अगर देखें तो ये डायग्राम बात करता है मेजर प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। ये एक प्रेशर बेल्ट है जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर या डोल्ड्रम्स बुलाया जाता है इसको। ये दूसरी प्रेशर बेल्ट है जिसे बुलाया जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर या फिर हॉर्स लैटिट्यूड्स बुलाया जाता है। इधर नीचे देखोगे सदर्न हेमिस्फीयर में तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड्स, नदर्न हेमिस्फीयर में इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के ऊपर जाओगे तो सब पोलर लो प्रेशर बनेगा, इसके ऊपर जाओगे तो हाई प्रेशर बनेगा। सेम इधर सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे देखोगे तो सब पोलर लो प्रेशर है और नीचे हाई प्रेशर है। बेसिक तौर पे समझ लेते हैं। देखो हो क्या रहा है, ये अपनी अर्थ है, ये क्या है? ये अपनी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। ये अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इधर ये अपने पोल्स हैं ही। मैं ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पे पड़ती हैं और थ्रू आउट पूरे साल कहाँ पे पड़ती हैं। ये अपने को पता है कि सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। मतलब सबसे ज़्यादा हीट जो है, सन की एनर्जी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होगी। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में भी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सन की डायरेक्ट सन रेज कहाँ पड़ती हैं? इक्वेटर के आसपास पड़ती हैं। मतलब पूरे अर्थ के सरफेस पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ रहेगी? इक्वेटर के ऊपर रहेगी। सबसे ज़्यादा हीट अगर इक्वेटर के ऊपर है तो इक्वेटर के ऊपर वाली जो एयर है वो हॉट होगी, और हॉट एयर राइजेस अप, और हॉट एयर जहाँ से राइज अप होती है वहाँ पे बनता है लो प्रेशर। मतलब इक्वेटर पे बनना चाहिए लो प्रेशर, वो कि बन भी रहा है। इसी को अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर या फिर डोल्ड्रम्स। 7th क्लास के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट अभी समझने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया बिठाते चलो। इक्वेटोरियल लो प्रेशर कैसे बना वो समझ में आया होगा। अच्छा, इधर आ जाओ पोल्स पे। पोल्स पे टेम्परेचर सबसे कम होता है। टेम्परेचर सबसे कम होता है मतलब यहाँ पे कोल्ड है, हवा भी ठंडी है। जहाँ हवा ठंडी होती है वहाँ पे हवा सिंक करती है, नीचे की तरफ आती है, और कोल्ड एयर जहाँ पे सिंक करती है वहाँ पे बनता है हाई प्रेशर। क्या बनता है? हाई प्रेशर। अभी अपन ने पढ़ा है।
मतलब पोल्स पे हाई प्रेशर बनना चाहिए, जो कि बन भी रहा है। फिर सवाल आता है कि ये जो सब पोलार लो प्रेशर है और ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ये कैसे बनता है। ये समझने के लिए अपन आगे वाली क्लासेस में बातचीत करेंगे। इसके बनने के पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी 7th के हिसाब से ओवरबर्डन हो जाएंगी चीज़ें। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है ये कैसे बना और ये जो पोलार हाई प्रेशर है ये कैसे बना। अगर ये समझ में आ गया तो फिर अपन ने 7th के लेवल से कुछ ज़्यादा ही चीज़ें समझ ली हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर है। हाँ, थोड़ा ट्रिकी लगेगा पहली बार सुनने में, तो अगर एक बार में समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो 2-4 बार इस सेशन को सुनो, चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो ये सारी चीज़ें, तो शायद बेटर समझ में आएंगी। विंड्स बेसिकली अभी अपन ने खत्म करी, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात की वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है, डे टू डे बेसिस पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज हो रहा है उसे अपन बोलते हैं वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 30-35 साल में ऑन एन एवरेज किसी जगह की एवरेज वेदर कंडीशंस क्या रही हैं, उसे अपन बोलते हैं क्लाइमेट। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो डे और नाइट में तो वेरी करता ही है, सीजन्स में भी वेरी करता है। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस भी वेरी करता है, जैसे इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंसोलेशन। और इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेल्सियस है। किस साइंटिस्ट के ऊपर या किसने इसको इन्वेंट किया है, एंड्रिस सेल्सियस ने। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। फिर हमने बात की एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर बेसिकली क्या है, एयर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर एयर का वेट जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे अपन बोलते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो है वो वर्टिकली अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो सी लेवल पे होता है। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाता है। हॉरिजॉन्टली अगर बात करें, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टली अगर बात करें तो अर्थ के सरफेस पे कहीं हाई प्रेशर होता है, कहीं लो प्रेशर होता है। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे बनते हैं उसकी बातचीत कुछ अपन ने पिछले सेशन में की थी। एक रूल है कि हॉट एयर राइजेज अप, हॉट एयर राइजेज अप। अब जहां से हॉट एयर राइज अप हो रही है वहां पे बनता है लो प्रेशर। क्या बनता है, लो प्रेशर। और कोल्ड एयर सिंक्स डाउन, ये भी अपन ने पढ़ा था। और जहां पे कोल्ड एयर सिंक डाउन कर रही है वहां पे बनता है हाई प्रेशर। दूसरा रूल आज अपन ने पढ़ लिया कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। बड़ी सिंपल सी बातचीत। और ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट है एयर का, इसी को अपन बोल देते हैं विंड। विंड को नाम अगर देना है तो विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जिस डायरेक्शन से विंड ब्लो कर रही होती है उस डायरेक्शन के नाम पे विंड को नाम दिया जाता है। विंड के 3 टाइप्स पढ़े अपन ने। एक पढ़ी परमानेंट विंड जो पूरे साल बहती हैं, जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। दूसरा पढ़ा हमने सीजनल विंड्स, ऐसी विंड्स जो किसी पर्टिकुलर सीजन में फ्लो करती हैं और जैसे ही सीजन खत्म होता है ये विंड्स भी अपना डायरेक्शन बदल लेती हैं। एग्जाम्पल साउथ वेस्ट मानसून्स इन इंडिया। और तीसरी हमने पढ़ी लोकल विंड्स, ऐसी विंड्स जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और किसी छोटे एरिया में फ्लो करती हैं, जैसे लैंड ब्रीज है, जैसे सी ब्रीज है। या फिर इंडिया में एक लोकल विंड फ्लो करती है लू। गर्मियों के टाइम पे लू चलती है, हिंदी में अक्सर बोलते हैं कि लू चल रही है, जो गर्म हवा चलती है, बहुत गर्म हवा, वो भी लोकल विंड है, नदर्न इंडिया में ही फ्लो करती है। अच्छा, यहाँ पे साइक्लोन की केस स्टडी दे रखी है कि उड़ीसा में साइक्लोन आया था, कैसे कैसे आया, उससे कितना नुकसान हुआ। ये सारी बातचीत अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। साइक्लोन जब आएगा तो अपन समझेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन ये क्या होते हैं। फिर उसके बाद की गई है मॉइस्चर के बारे में बात। जब वाटर इवेपोरेट होता है ज़मीन के ऊपर से या फिर वाटर बॉडीज़ के ऊपर से तो वो बन जाता है वाटर वेपर। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। देखो, बेसिकली वाटर इवेपोरेट हो रहा है लैंड के ऊपर से या वाटर बॉडीज़ के ऊपर से और बन जाता है वाटर वेपर। इसी को एक तरीके से अपन मॉइस्चर बोल सकते हैं। और मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है एयर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको अपन बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जब एयर में फुल कैपेसिटी पे वाटर वेपर हो, मतलब जितना वाटर वेपर एयर होल्ड कर सकती है उतना वाटर वेपर हो, तो अपन बोलते हैं ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे मतलब चिपचिपा सा दिन जो होता है, वो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा फील होता है अपने को। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लो कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है।
गर्म हवा ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड कर पाती है। देखो 2-3 चीज़ें याद रख लो। एक तो ये कि हॉट एयर राइजेज अप, हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती है। दूसरा, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तीसरा, लैंड वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होती है, जल्दी हीटअप होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। और चौथा, ये भी याद रख सकते हो कि हॉट एयर की वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे एयर गर्म होती है वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीज होती जाती है। ह्यूमिड डेज अपन फील करते हैं ना, चिपचिपे से दिन होते हैं। एक चीज़ और है कि जैसे जैसे ये वाटर वेपर, ये जो हवा जिसके अंदर वाटर वेपर है, ये हवा जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती है तो ये कूल डाउन होने की शुरुआत कर देती है। मतलब सरफेस से ऊपर उठी, सरफेस से जब ऊपर उठ रही है तब तो गर्म है, लेकिन जैसे जैसे जितना जितना ये ऊपर जाती जाएगी उतना ये ठंडी होती जाएगी और ठंडे होने के साथ साथ ये कंडेंस होने की शुरुआत कर देगी। और ये जो वाटर वेपर कंडेंस हुआ, इसी से बनते हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स, जिनको अपन क्लाउड्स बोल देते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और जब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो क्लाउड्स हैं, इनका वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि एयर उसको संभाल नहीं पाती, तो हो जाती है बारिश। When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down as precipitation. प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल। रेनफॉल जो है बेसिकली क्या है, प्रेसिपिटेशन बेसिकली क्या है, लिक्विड फॉर्म में ये जो पानी है अर्थ के ऊपर आ रहा है वापस से। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। बारिश जो पानी के फॉर्म में हो रही है उसको अपन बोल देते हैं रेन। अब इसका एक मतलब ये भी है कि मतलब प्रेसिपिटेशन जो है वो अदर फॉर्म्स में भी होती है। जैसे आगे दे रखा है, आगे 2-3 टर्म्स दे रखे हैं, जैसे स्नो के फॉर्म में, जैसे स्लीट हेल के फॉर्म में। हेल या स्लीट दोनों ही एक तरीके से ओला है। जब ओले पड़ते हैं हमारे यहाँ पे, वो भी एक तरीके की प्रेसिपिटेशन है, लेकिन वो रेन नहीं है। रेन कब है, जब लिक्विड फॉर्म में पानी गिर रहा है। और स्लीट और हेल बेसिकली क्या है, जो ओले पड़ते हैं, ओले वाली बारिश को अपन बोल देते हैं स्लीट या फिर हेल। स्लीट और हेल में बस एक ही डिफरेंस है कि जब विंटर स्टॉर्म्स मतलब विंटर के दौरान ओले पड़े तो उसे अपन बोल देते हैं स्लीट, और जब समर के दौरान ओले पड़े तो उसे अपन बोल देते हैं हेल। बड़ी सिंपल सी बातचीत कि जब लिक्विड फॉर्म में पानी गिरता है तो उसको अपन बोलते हैं रेन। और हमारे यहाँ पे जितना भी ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादातर कहाँ से आता है, रेन वाटर से आता है। रेन वाटर जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। बिकॉज फ्रेश वाटर हमारे यहाँ पे वैसे ही कम है, सिर्फ 2.5% है। वो जो फ्रेश वाटर है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रेन का। प्लांट्स जो हैं वो रेन वाटर को प्रिजर्व करते हैं। इनफैक्ट रेनफॉल कैसे हुई, अगर उसके मैकेनिज्म पे जाया जाए तो रेनफॉल के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? एक तो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल का बड़ा सिंपल सा मतलब है, मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि इसके ऊपर की जो एयर है उसने राइज अप करना शुरू किया। जैसे जैसे ये एयर राइज अप हो रही थी, ये अपने साथ में मॉइस्चर को कलेक्ट करती हुई गई और ऊपर जाके ये कंडेंस हो गई, बादल बन गए और यहीं पे फिर बारिश हो गई। इसको बोल देते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। बेसिकली लोकलाइज्ड टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से जो एयर राइज हुई, अपने साथ में मॉइस्चर लेके गई, वही एयर ऊपर जाके कंडेंस हो गई और उसने बारिश कर दी, उसको बोल देते हैं अपन कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरी होती है रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। बेसिकली कोई एयर हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है और इसमें खूब सारा मॉइस्चर भी है। अब रास्ते में कोई आ गया माउंटेन, क्या आ गया रास्ते में, ये जो है ये माउंटेन आ गया। अगर माउंटेन नहीं होता तो एयर सीधी निकल जाती, लेकिन क्योंकि माउंटेन है तो एयर ने ऊपर चढ़ने की शुरुआत करी। और अभी अपन बात कर रहे थे कि जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। अब ये एयर जो है वो माउंटेन के ऊपर जा रही है, माउंटेन के स्लोप को फॉलो कर रही है, ऊपर जा रही है, ठंडी होगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी ठंडी हो जाएगी कि कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, क्लाउड्स बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी। तो मतलब ये जो माउंटेन है ये एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है। कन्वेक्शनल रेनफॉल कौन सी रेनफॉल, कि कोई लोकलाइज्ड टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से एयर जो है वो राइज अप हुई, हॉट एयर राइज अप हुई, उसने मॉइस्चर कलेक्ट किया, ऊपर जाके कंडेंस हुई, क्लाउड बना और बारिश हो गई। दूसरी है रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। बेसिकली कोई माउंटेन है, कोई बैरियर है जो कि फ्लोटिंग एयर के रास्ते में आ गया है और उस माउंटेन के स्लोप के ऊपर एयर चढ़ रही है, एयर ऊपर चढ़ रही है तो ठंडी हो रही है, इवेंचुअली ऊपर जाके कंडेंस हो गई है, क्लाउड बन गया और बारिश हो गई है। और तीसरा टाइप होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। अब साइक्लोनिक रेनफॉल को समझने के लिए थोड़ा और ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली साइक्लोनिक कंडीशंस का मतलब होता है कि
जो विंड है वो एक जगह पे घूमने की शुरुआत हो गई है और ऊपर उठने की शुरुआत हो गई है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो जब अपन साइक्लोन्स पढ़ेंगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। लेकिन ये जो लोकलाइज्ड कन्वर्जेंस ऑफ एयर या कन्वर्जेंस ऑफ विंड की वजह से बारिश हो रही है, इसको अपन बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ये फॉर श्योर आपको समझ में नहीं आया होगा अभी, बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अपन ने बात नहीं की है। फ्रंट नाम की चीज़ होती है, एक फ्रंटल रेनफॉल नाम की एक चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें आगे आएंगी। फिलहाल के लिए याद इतना रखो कि रेनफॉल के मैकेनिज्म के बेसिस पे 3 टाइप की रेनफॉल्स पढ़ सकते हैं अपन। एक कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये समझ में आ गई होगी। दूसरी रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये भी समझ में आ गई होगी। तीसरी होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, अभी समझ में नहीं आई होगी, आगे चलते हुए आगे बड़ी क्लासेस में समझ में आ जाएगी। रेनफॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्रेश वाटर हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर बेहद लिमिटेड है और इसीलिए रेनफॉल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती या कम होती है वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी, वहाँ पे ड्राउट जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से अगर बात करें रेनफॉल के बारे में, तो रेनफॉल का बेसिक आइडिया हमने शुरू किया मॉइस्चर से। मॉइस्चर बेसिकली क्या होता है, ये जो वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होता है इसी को अपन बोल देते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर एयर में कितना है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको अपन बोल देते हैं ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे हवा गर्म होती है उसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठता है वो ठंडा होने की शुरुआत कर देता है। या ये कहें कि हॉट एयर जब ऊपर उठ रही होती है वेपर के साथ में, तो जैसे जैसे ऊपर जाती है ठंडी हो जाती है और ये वाटर वेपर ऊपर जाने के बाद कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं और फिर जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि एयर इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर बारिश होने की शुरुआत हो जाती है। प्रेसिपिटेशन के कई सारे फॉर्म्स हैं, जैसे लिक्विड फॉर्म में जो बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं रेनफॉल। लेकिन और भी फॉर्म्स हैं, जैसे स्लीट है, जैसे हेल है। फिर इसके अलावा हमने बात करी कि मैकेनिज्म के बेसिस पर रेनफॉल के 3 टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से? कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल और तीसरी साइक्लोनिक रेनफॉल। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।